गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। अर्थात इसके पहले हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बता चुके हैं। इसके बाद आज हमको देखना है क्रिया। क्रिया क्या है या क्रिया कितने प्रकार की होती है, यह सब सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि हम जो भी करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब ही होता है काम। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिससे काम का होना या करना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। काम का करना या होना का तात्पर्य समझ रहे हैं ना। तो जब हमें यह समझ में आ जाए ऐसा वाक्य जिसमें जो है कुछ ना कुछ काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। अब जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। शब्द भेद के अंतर्गत हमने आपको बताया था विकारी अविकारी शब्द ना। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उनके रूप जो है होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखेंगे पहले धातु क्या है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप समझ रहे हैं ना कि मूल रूप से तात्पर्य है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। मूल अक्षर जैसे पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन पढ़ना का मूल धातु जो है या मूल रूप क्या है? पढ़ है। तो पढ़ क्या हो गया? वह धातु है। पठ धातु है। चल, चल धातु हो गई और ना प्रत्यय लगने से चलना क्या हो गई? वह क्रिया हो गई। हंस क्या है? धातु है और ना प्रत्यय लगने से चलना क्या, हंसना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। अर्थात जो धातुएं होती हैं, मूल धातु होते हैं, उनके अंत में ना प्रत्यय लगाने से ही क्रिया का निर्माण होता है। पढ़ना, लिखना, खाना, हंसना, रोना, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? मूल धातुओं से बनी है। इनका मूल रूप जो है वह मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो आप सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि पढ़ धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया, चल धातु में ना प्रत्यय लगाया, देख धातु में ना प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार से हंस धातु में ना प्रत्यय लगाए तो हंसना है ना। तो हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, जितनी भी चीज़ें हैं यह सब क्रियाएं कहलाती हैं। और ये सारी चीज़ें जिससे बनी हैं इनका मूल रूप जो है, इनके मूल रूप को ही कहा जाता है धातु। मूल रूप को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है या क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से यदि हम कर्म के आधार पर देखेंगे तो इनको पहली बात तो अलग अलग विभाजित किया गया है। कर्म के आधार पर अलग परिवर्तित किया गया है और प्रयोग के आधार पर अलग। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक सकर्मक और दूसरी आकर्मक। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, जिसमें आप देख रहे हैं एक कर्मक और दूसरी हो जाती है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक या सकर्मक के भेद हैं। पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े।
तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। या कह सकते हैं जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं सीता आम खाती है। सीता वाक्य की क्या है? कर्ता है। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। यदि हम क्रिया के साथ या क्रिया में मुख्य क्रिया जो है उसमें क्या, किसे और किसको प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर यदि कर्ता पर पड़ता है तो वह क्रिया अकर्मक हो जाएगी, लेकिन उसका उत्तर यदि कर्म पर पड़ रहा है तो वह क्रिया सकर्मक हो जाएगी। सीता आम खाती है, ये प्रश्न करेंगे क्या खाती है? आम खाती है ना। तो आम आपका क्या है? वह कर्म है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सीता कर्ता है और सीता के खाने का फल आम पर पड़ रहा है। आम कर्म कारक है, अतः खाना क्रिया जो हो गई वह सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे राम पढ़ता है, राम गाता है। यहाँ पुस्तक और गीत कर्म छिपे हैं, है ना। तो सकर्मक क्रिया में हम देखेंगे कि सा मतलब होता है साथ साथ, अर्थात ऐसा वाक्य जो कर्म के साथ साथ हो। सा कर्म, सा मतलब साथ साथ, कर्म मतलब कर्म। यदि कर्म के साथ साथ है तो वह क्रिया सकर्मक। और ध्यान देंगे कि क्रिया का फल जो है वह कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ेगा, तब आप पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है या यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। अन्यथा यदि कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है तब क्या कहेंगे? वह अकर्मक हो जाएगी। सीता क्या खा रही है? आम खा रही है। आम यहाँ पर क्या है? यदि हम कहते हैं सीता खाती है तो वह अकर्मक हो जाता है। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में हम ध्यान देंगे कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो। सकर्मक क्रिया बताते समय हम आपको बता रहे हैं ना कि यदि क्रिया के व्यापार का फल जो होता है वह कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, यदि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। तो अकर्मक में कि क्रिया का फल जो है वह कर्ता पर हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम सोता है। अब यदि हम प्रश्न करें इसमें कौन सोता है, कौन सो रहा है? वह सोता है राम। और राम क्या है? राम तो वाक्य का कर्ता है ना। राम करता है और सोने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा ही की जा रही है। अतः सोने का फल भी उसी पर ही पड़ रहा है। किस पर? राम पर ही। सोना क्रिया क्या हो गई फिर? अकर्मक। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया का फल जो है वह कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह क्रिया अकर्मक कहलाएगी। यह कह दे उल्लू दिन भर सोता है। अब प्रश्न पूछे कौन दिन भर सोता है, तो आप उत्तर क्या देंगे? उल्लू। और उल्लू क्या हो गया? वह तो वाक्य का कर्ता है ना। तो यदि कर्म पर हमारे क्रिया का फल जो है वह कर्म पर नहीं पड़ रहा है, वह सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो वह क्रिया आपकी अकर्मक हो जाएगी। और यदि क्रिया पर हम प्रश्न करते हैं कि क्या सोता है या क्या खाता है, कौन खाता है, ऐसा प्रश्न करने पर हमें कर्म की प्राप्ति होती है तो वह सकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की हम पहचान कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? क्योंकि कुछ क्रियाएं जो होती हैं वह सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी होती हैं। तो दोनों को पहचानने का ट्रिक देखेंगे आप कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। यदि क्रिया में हम क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करते हैं, यदि कुछ उत्तर मिलता है,
पहले ही हम आपको बताए ना कि यदि कुछ उत्तर मिल रहा है तब वह क्रिया हमारी सकर्मक हो जाएगी, और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। तो पहचानने का तरीका है कि हम मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, क्या प्रश्न से पूछेंगे या किसे, उस वाक्य में क्या लगाएंगे या किसे लगाएंगे या किसको लगाएंगे। तो क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर में कुछ मिल रहा है, उत्तर में कहने का मतलब कर्ता मिले तो नहीं, ध्यान दीजिएगा। यदि उत्तर में कर्ता या उस क्रिया का फल कर्ता पे जाएगा तब वह सकर्मक नहीं होगी, तब वह अकर्मक हो जाएगी। तो यदि कोई उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। अर्थात क्रिया, मुख्य क्रिया का फल यदि कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, और यदि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो क्रिया हमारी सकर्मक कहलाएगी। इस प्रकार से हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के बाद हम क्या देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर हम अभी तक हमने कर्म के आधार पर देखा, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया देखने के पहले एक चीज़ हम यहाँ ध्यान दे दें कि सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। हमने बताया था आपको ना, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो कैसे जानेंगे एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एक का मतलब ही एक हुआ, कर्म मतलब कर्म। यदि जिस वाक्य में एक कर्म की प्राप्ति हो रही है तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल ना, राम ने लड्डू खाया। राम ने क्या खाया? लड्डू खाया। अब हम प्रश्न किस पे करेंगे? मुख्य क्रिया पे। क्रिया क्या है यहाँ पर? खाना। हमने कहा क्या खाया, उत्तर क्या मिला हमको? लड्डू। लड्डू आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। अब हम इसमें यदि क्या खाया के बाद और भी एक और कर्म की प्राप्ति होती तब वह क्रिया दो कर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही कर्म की प्राप्ति हुई ना, कौन सी? लड्डू। और दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं गुरु जी शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं। हमने कहा था क्या पढ़ाते हैं, प्रश्न करेंगे पहले मुख्य क्रिया में, तो वेद पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? शिष्यों को पढ़ाते हैं। या किसको पढ़ाते हैं? शिष्यों को। इससे आप देख रहे हैं ना, इसमें हमें दो कर्म की प्राप्ति हुई, एक तो हो गया वेद और दूसरा क्या? शिष्य। यहाँ पर दो कर्म की प्राप्ति हुई, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब हम देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य, सॉरी क्रिया कितने प्रकार की होगी। अभी तक तो आपने देखा कर्म के आधार पर, अब आप देख रहे हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है। वैसे तो क्रियाएं फिलहाल के लिए जो है आप देखेंगे तो बहुत सारी दिखती हैं आपको, इनके पार्ट भी अलग अलग कर दिए जाते हैं, सामान्य क्रिया के और संयुक्त क्रिया के तो बहुत सारे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे तो 6 प्रकार की ही बताई जाती है क्रिया। पहला है जिसमें आपका सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्व कालिक क्रिया और छठा है अपूर्ण क्रिया। तो क्रिया के 6 प्रकार आपने देखा, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अब देखते हैं हम पहले सामान्य क्रिया क्या है। सामान्य क्रिया में जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। एक ही क्रिया का तात्पर्य समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने आज क्रिया पढ़ाया। मैंने आज
क्रिया पढ़ाया। क्या पढ़ाया? क्रिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी क्रियाएं हैं? सिर्फ एक ही क्रिया है ना। तो हम पहले ही आपको बताया कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वहाँ पर सामान्य क्रिया कहलाती है वह। और यदि क्रिया में एक से अधिक हो जाएंगे तो वह सामान्य क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन एक क्रिया है इसलिए यह सामान्य क्रिया कही जाएगी। दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। अब देख रहे हैं संयुक्त का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ यहाँ पर तात्पर्य है कि जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रियाएं एक से अधिक हैं लेकिन क्या कर रही हैं? वो एक ही काम को पूरा कर रही हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हैं वो पढ़ने का काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया। इसमें जहाँ पर या हम ये कहेंगे दो क्रियाएं मिलकर जो है एक काम को पूरा करेंगी तो वह संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे चल देना, हंस देना, रो देना, झुक जाना, ये सब क्या है? यहाँ पर दो क्रियाएं जुड़ी है ना। चल देना, एक तो चलना और दूसरा देना, दो क्रिया हो गई ना। हंस देना, हंसना और देना, दो क्रियाएं हो गई। रो पड़ना, अर्थात ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जब कोई क्रिया बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। हंस देना, रो देना, ये सब क्या हो गई? संयुक्त क्रियाएं होंगे। संयुक्त क्रिया के बाद अब हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का तात्पर्य होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, अर्थात जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है। जैसे जब एक काम खत्म करे और तुरंत दूसरा काम कर्ता जो है शुरू कर देता है तब वहाँ पर क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। या अब हम ही कह दें, अभी तो हम आप हिंदी का वीडियो बना रहे हैं। अब हिंदी का वीडियो बनाने के बाद यदि हम सो जाएं तो तुरंत वीडियो बनाएं और सो जाएं, तो एक काम तो हो गया हमारा वीडियो बनाना और दूसरा क्या हो जाएगा? सोना। तो जो हमारी क्रिया पहले की है वह कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह गाकर सो गया, मैं खाकर खेलने गया या खेलने लगा, तो वह सब पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब देखेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि से जो क्रियाएं बनती हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये संज्ञा के नाम से या सर्वनाम के नाम से या विशेषण के नाम से बनती हैं, इसीलिए इसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, टक्कर से टकराना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखना, ये सब क्या हो गई? इसमें हम देख रहे हैं कि कोई संज्ञा से, कोई सर्वनाम से या विशेषण से क्रियाओं का आविष्कार हो रहा है या क्रियाएं बन रही हैं, इसीलिए इसे हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। या ध्यान देंगे कि अंत में जो है
जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसमें ध्यान देंगे कि ना जो है अंत में जोड़कर नाम धातु क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है या नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। संज्ञा या विशेषण में क्या करते हैं, ना जोड़ते हैं। ना जोड़ने से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह नाम धातु क्रिया होती है। अब इसके बाद जो है क्रिया जानने के बाद अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और देखने के बाद जहाँ भी आपको कोई परेशानी हो आप निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।